नमस्कार, मैं श्रमेता, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होगी दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि जीआरएपी के तीसरे चरण को लागू करना पड़ा है। जानेंगे क्या है जीआरएपी और क्या क्या प्रतिबंध इसके अंतर्गत दैनिक जीवन की क्रियाकलापों पर लगेंगे। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे छात्र विरोध की, जिनकी मांगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिलहाल मान ली है। इसके बाद बात होगी महाराष्ट्र के चुनाव की, जहां बीजेपी अपनी सरकार होने के बावजूद औरंगजेब संभाजी बांटेंगे तो काटेंगे जैसे मुद्दों को उठा रही है, बजाय विकास की बात करने की। अब बीजेपी के सहयोगी के अलावा खुद बीजेपी से भी बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ विरोध के स्वर सुनाई आ रहे हैं। देखेंगे क्या किसने कहा किसके बारे में। सबसे आखिर में बात करेंगे दिल्ली के मेयर चुनाव के बारे में। अब कौन है अब दिल्ली के नए मेयर? पहली खबर, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में गिरने के बाद दिल्ली सरकार ने प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है और जीआरएपी के चरण 3 के अंतर्गत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। आनंद विहार, जहांगीरपुरी और बवाना जैसे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के ऊपर पहुंच गया है, जिससे दृश्यता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक संरचित योजना है जो AQI स्तरों के आधार पर दिल्ली NCR में कदम उठाती है। जीआरएपी के 4 चरण में विभाजित किया गया है। पहला चरण खराब AQI 201 से 300 के लिए, चरण 2 बहुत खराब AQI 301 से 400 के लिए और चरण 3 गंभीर AQI 401 से 450 के लिए और चरण 4 अत्यधिक गंभीर AQI 450 से अधिक के लिए होता है। दिल्ली का AQI स्तर 400 से अधिक होने के कारण वर्तमान में लागू चरण 3 के तहत कठोर नियम लागू किए गए हैं। इन उपायों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, निर्माण ध्वंस कार्यों पर रोक, खनन कार्यों का निलंबन और मुख्य सड़कों पर धूल नियंत्रित के लिए पानी का छिड़काव शामिल है। चरण 3 के तहत केवल इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 वाहनों की छूट दी गई है। दिल्ली मेट्रो में सभी यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिप्स जोड़े गए हैं ताकि निजी वाहन उपयोग में कमी लाई जा सके। वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में वाहन उत्सर्जन, पराली जलाना और कम हवा की गति शामिल है। भारतीय कृषि अनुसंधान स्वास्थ्य के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले में वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली में धुंध से भारी योगदान हो रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जबकि राय ने भाजपा शासित राज्यों पर पराली जलाने पर रोक लगाने की विफल रहने में आरोप लगाया है। जीआरएपी चरण 3 का लागू होना दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को दर्शाता है, जैसे कि वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल को प्रतिबंध करना और पराली जलाने के विकल्प खोजना, ताकि दिल्ली में हर साल होने वाले इस प्रदूषण के संकट से निपटा जा सके। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों के विरोध के बाद PCA परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जबकि पहले यह कई शिफ्टों में कराने की योजना थी। 14 नवंबर 2024 को यह घोषणा की गई थी कि ARO परीक्षा स्थगित की जाएगी और इसके लिए नई तिथि तय की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। छात्रों ने परीक्षा में निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई थी और उनकी मांग थी कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन और शिफ्टों में कराई जाएं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी छात्र ने पक्ष में आवाज उठाई। हालांकि कुछ छात्रों ने ARO और ARO परीक्षा को लेकर असंतोष व्यक्त किया और पूरा समाधान चाहते हैं। UPPSC ने परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव किया, जिससे छात्रों को राहत मिल सके। अगली खबर, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कांग्रेस पर कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने और अलग संविधान की साजिश रचने का आरोप लगाया है। छत्रपति संभाजी नगर में मोदी ने इसे मराठा गौरव और महाराष्ट्र की असीमता के खिलाफ बताया। वहीं MVA में शामिल उद्धव ठाकरे गुट पर कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल में होने का दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी को बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करने की चुनौती दी। इसे मराठा सम्मान को जोड़ते हुए कांग्रेस की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहा और कहा कि ये गठबंधन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। शाह ने शिवसेना के नेताओं पर आरोप लगाया कि वो अपने संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को भूल गए हैं और अनुच्छेद 370 हटाने और सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं।
मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को महायुति के समर्थन में स्पष्ट जनादेश देने का आग्रह किया और कांग्रेस पर दलित पिछड़े वर्ग के खिलाफ होने का भी आरोप लगाया। 20 नवंबर को चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में ये राजनीतिक मुकाबला और भी तीखा हो गया है। अगली खबर, मुकेश कुमार खींची ने दिल्ली महापौर चुनाव में बीजेपी के किशन लाल को मामूली अंतर से हराकर जीत हासिल की। खींची ने 133 वोट प्राप्त किए जबकि लाल ने 130 वोट मिले। कुल 265 वोटों में से 2 असामान्य रहे। खींची जो देवनगर में आपके पार्षद हैं और यह चुनाव जीतने के बाद आपके तीसरे दलित महापौर बने। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहेगा क्योंकि एमसीडी के नियमों के अनुसार महापौर का पद एक निर्धारित रिटेंशनल प्रणाली के तहत हर साल बदलता है और खींची का कार्यकाल अगले अप्रैल तक सीमित होगा। कांग्रेस की सबीला बेगम ने आपके पक्ष में वोट देने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने विरोध स्वरूप हाउस से वॉकआउट किया। यह चुनाव आपके लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुआ जो एमसीडी में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही, जबकि बीजेपी को एक और झटका लगा है। अगली खबर, बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, विभाजन ही विनाश है, जिसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिया। पार्टी में और उससे सहयोग में काफी विवाद का कारण बन गया है। ये नारा, जिसे विभाजनकारी माना जा रहा है, बीजेपी के नेताओं और सहयोगियों द्वारा आलोचना का शिकार हुआ है। उनका कहना है कि ये नारा महाराष्ट्र की समावेशी और बहुदलितवादी बहुलतावादी संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है। महाराष्ट्र मोदी इस नारे में हल्का करने की कोशिश करते हुए एक है तो सुरक्षित है का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे को हल्का करने की कोशिश करते हुए एक है तो सुरक्षित है का संदेश दिया, लेकिन फिर भी पार्टी में असंतोष जारी रहा। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने इस नारे की आलोचना करते हुए कहा कि उनका ध्यान केवल विकास पर होना चाहिए, न कि विभाजनकारी रेटरिक पर। उन्होंने कहा, एक नेता का काम हर जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है। पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी में शामिल अशोक चौहान ने भी इसे बुरी तरह से किया गया नारा कहा। इसके अलावा एनसीपी के अजित पवार ने भी इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि यह नारा महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह संतोष फॉलोअर्स का प्रदेश है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी इस नारे को लेकर सतर्क है क्योंकि उन्हें डर है कि ये नारा अल्पसंख्यक वोटों को विपक्ष की ओर मोड़ सकता है और उनके विकास को और कल्याण के संदेश को कमजोर कर सकता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे का बचाव करते हुए इसे विपक्ष की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बताया। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी के भीतर की असहमति का फायदा उठाते हुए इस मुद्दे पर उनका मजाक उड़ाया। एनसीपी के सुप्रिया सुले ने बीजेपी के अंदरूनी कलह पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी खुद अपने विभाजनकारी नारे को लेकर भ्रमित हो गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।